बहुत बड़ा एक तबका है हाँ, जो क्विट नहीं कर रहा है। ओके। और मुझे मुझे एक ही चीज़ का बड़ा अफ़सोस होता है कि कई लोग हैं ऐसे 20-20 साल से मैं उनको मुंबई में देख रहा हूँ, 20-20 साल से, जिन्होंने शायद एक ऐड किया होगा या एक जूनियर आर्टिस्ट किया होगा या जो उतना क्रिएटिवली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका फ़ेथ, कॉन्फिडेंस हिल नहीं रहा है। मुझे लगता है 20 साल में तो यार आपको रियलिटी चेक आ जाता है ना, कि अब तो नहीं हो रहा है। लोगों ने क्या किया है, अब नवाज़ ने 17 साल किया है, तो उन्होंने उसको ही मान लिया एक। उसको ही कि फ़ॉलो जब वही उसका हो फ़ॉलो कर सकता रहे है हैं। 17 साल बाद तो मेरा क्यों नहीं? अरे वो एक्सेप्शन हुआ है ना? अब लॉटरी के चांसेस लाखों में एक होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अपनी स्क्रिप्ट को पर्दे पर देखना मुझे लगता है वो दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक होता है। क्योंकि एक सपना जो आप लेकर चले हो 10-15 साल आपने उस पे मेहनत करी है और फाइनली और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको पता है कि ये सबके साथ नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर फीलिंग है, तो आप उसको बहुत चेरिश करते हो, बहुत होल्ड ऑन करना चाहते हो। एक समय तक आप करते भी हो, फिर आपको पता है कि अब ये तो गुज़र गया। हुँ, ये वैसी ही बात है कि आदमी 2 घंटे खाना बनाता है, खाने में उसको 10 ही मिनट लगते 10 ही मिनट हैं। लगते हैं। तो मैं सोचता अरे 2 घंटे से मैं ये बना रहा था। एक राइटर के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो अच्छी कहानियाँ बहुत कम हैं, हुँ, बहुत ही कम हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है, तो हुँ। आपको ज़्यादा भटकना पड़ेगा नहीं। बहुत आपने जैसे कहा कि कई बार होता है रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहली स्क्रिप्ट लिखी और वो डन हो जाए या पहली मूवी जैसे एक्टर की वो हिट हो जाए, ज़रूरी नहीं है। कई बार हम सुनते हैं कि कई बार 8-8 10-10 साल वेट करना पड़ जाता है, किसी को एक एड मिलती है। हुँ। तो इस टाइम में इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में एक वो पेशेंस बना के रखना और कहीं न कहीं खुद में वो एक मोटिवेशन वो बना के रखना कि नहीं, नहीं एक दिन आएगा जब कुछ होगा। हुँ। तो वो कंसिस्टेंसी वो कैसे आप खुद में करते हैं? क्योंकि कई बार होता है ना क्विट करने का मन करता होगा, नहीं चलो वापस चलते हैं, कुछ कर लेंगे लखनऊ में या कुछ और कर लेंगे, ये नहीं करते हैं। और कई बार हम सुनते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से भी एक डेडलाइन कई सारी बच्चों को मिलती है, आप एक काम करो, 1 साल आप ये करके देखो। या कई बार मैं इंटरव्यू करती हूँ तो ऐसा सुनने को मिलता है। तो आपके पास भी पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा था डेडलाइन कि नहीं आपके पास 1-2 साल हैं, कर लो वरना अदरवाइज़ आपको डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बना देंगे? फरवरी साल 2002 गोधरा कांड आपको याद होगा जब कई सारे कार सेवक एक ट्रेन के अंदर जलकर उनकी मौत हो गई थी। इस पर एक मूवी आ चुकी है द साबरमती रिपोर्ट और इस मूवी के जो राइटर हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अविनाश सिंह तोमर जी। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। धन्यवाद। अविनाश जी ये जो मूवी यहाँ पर आई है इसको लेकर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपके बारे में, हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और किस तरह से मतलब आप तक ये मूवी का मतलब राइट करने के लिए पहुँची, कैसे हुआ ये सब? अ, मैं वैसे तो लखनऊ का हूँ, पर मैं 8 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। हुँ, और जहाँ तक इस फ़िल्म का सवाल है, ये फ़िल्म मैंने डेढ़ 2 साल पहले लिखना स्टार्ट किया था। हुँ, एकता कपूर जी का आइडिया था हुँ, और एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या है, जिसके 2 पहलू हैं, गोधरा कांड और साबरमती इंसिडेंट। गोधरा कांड के बारे में काफ़ी बातें हुईं, हुँ, हुँ, बट साबरमती के बारे में बात नहीं हुई और इस हुँ, बात को 22 साल हो गए थे। तो इंटेंशन यही था कि एक ऐसी कहानी लिखी जाए, जो बहुत ऑथेंटिक हो, जो फैक्चुअली करेक्ट हो, हुँ, जिससे और जिसको लोगों तक ले जाके बताया जाए कि आगे कभी उस कहानी से कुछ ऐसी बातें निकलें जिससे हमें ये समझ में आए कि हुँ, आगे ये नहीं होना चाहिए। हुँ, और साथ में ही ये बात कि जो 59 लोग मरे थे, हुँ, उनके बारे में लोगों को पता चले, क्योंकि उनके बारे में कभी बात नहीं है। तो यही प्रयास था और उसी बारे में फ़िल्म है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आई थिंक 6 स्टेट्स में अभी टैक्स फ्री चल रही है टैक्स फ्री हो गई है। और आई थिंक टैक्स फ्री होने के बाद ज़्यादा लोग देखने पहुँच रहे हैं। आई थिंक शुरू से ही एकदम कांस्टेंट चली है वो फ़िल्म, हुँ, हुँ, नो डाउट। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं थी, तो एक कांस्टेंट पेस पे चलती रही है हुँ, और अभी भी चल रही है और आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आ रही हुँ। है। सो या वी आर हैप्पी। अच्छा, आपने बताया आप लखनऊ से हैं और लखनऊ से आप निकल कर मुंबई में अपनी एक जगह बनाते हैं जहाँ पर उतना आसान नहीं होता, जितना लगता है आसान होगा लेकिन उतना आसान नहीं होता है। आपका एक सेशन मैं देख रही थी उसमें आप कहते हैं कि पता नहीं कितनी सारी जो स्क्रिप्ट हैं वो आती हैं, पर डे आई थिंक 50 या मतलब मंथ में थाउज़ेंड्स मतलब बहुत ज़्यादा आती हैं। उसमें से एक
सिलेक्ट होना, वो मूवी तक पहुंच जाना, मतलब बन जाना मूवी का बात होता है। उसमें से एक ये अब ये पिक्चर जो आई है, किस तरह से इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं? कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मुंबई जैसे शहर में अपनी एक स्क्रिप्ट जो होती है आपकी, उसको मूवी बनते देखना? कैसा मतलब फ़ील होता है? देखिए अपनी स्क्रिप्ट को पर्दे पर देखना मुझे लगता है वो दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक होता है, क्योंकि एक सपना जो आप लेकर चले हो 10-15 साल आपने उस पर मेहनत करी है और फाइनली, और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको पता है कि ये सबके साथ नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर फीलिंग है, तो आप उसको बहुत चेरिश करते हो, बहुत होल्ड ऑन करना चाहते हो। एक समय तक आप करते भी हो, फिर आपको पता है कि अब ये तो गुजर गया। ये वैसी ही बात है कि आदमी 2 घंटे खाना बनाता है, खाने में उसको 10 ही मिनट लगते हैं। 10 ही मिनट लगते हैं। तो मैं सोचता अरे 2 घंटे से मैं ये बना रहा था। तो कहीं ना कहीं वो भी अभी 2 साल की पूरी मेहनत थी और फिल्म लॉन्च हुई और हमने देखा, और जब क्रेडिट रोल हो गए तो मैंने कहा अच्छा ये तो ख़त्म हो गया। बट हाँ, अभी घर वाले दोस्त यार सब लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हो, जब तक आपको वो रीज़न पता है कि आप क्यों कर रहे हो ये, तब तक आपको स्ट्रगल्स ज़्यादा फील नहीं होते हैं। ऑल्सो आई थिंक जब एक सेल्फ बिलीफ बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सेल्फ बिलीफ और डिल्यूजन में बहुत फाइन लाइन है। प्रॉब्लम है कि दोनों में ही आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या है। क्या है? सो क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों। इसलिए क्योंकि डिल्यूजन में हो आप तो आप ये सवाल ही नहीं करोगे। सेल्फ बिलीफ है तो आपको पता है कि पता है। कोई कमी है ना, तभी तो मैं सेल्फ बिलीफ को ढूंढ रहा हूँ। तो बेसिकली वो अंडर कॉन्फिडेंस है जिसको आप ढकते रहते हो। इसलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ आप हो, जो पीयर है आपका, जो आपका इनर सर्कल है, वो बहुत सही होना चाहिए। और ऐसे ही लोग होने चाहिए जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो। कोई भी अपना काम करोगे या कहानी लिखोगे या अगर एक एक्टर हो, तो आपको रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है। बट उसमें भी एक थिन लाइन है कि बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक होने वाले भी नहीं साथ होने चाहिए, क्योंकि फिर वो आपकी हर बात को बोलेंगे ये इट्स नॉट गुड इनफ। और फिर डाउट्स आते हैं, डाउट्स बार आते बार कोई आपको तो डाउट करे। बेसिकली बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन आपको अपना ही माई बाप बनना पड़ता है, अपना ही मेंटर भी बनना पड़ता है, अपने ही आपका मोटिवेशन भी करना पड़ता है, खुद को रोज़ सुबह उठाना भी पड़ता है कि चलो करो। रात में ओवर थिंकिंग को भी आपको ही समझाना है कि नहीं सो जाओ। So it is a ongoing 24/7 job being a writer. It's never like you're not a writer. In any time of the day, you are 365 into 24. So yeah, it's challenging, but that's the fun part of it. चीज़ें बोलते हैं ना कि the greater the challenges, the greater the glory. Greater the challenges, greater the glory. जितनी मुश्किल चीज़ होती है उसको हासिल करने में उतना ही मज़ा आता है। क्योंकि अगर आसान होता, नीशे कहता है एक फिलोसोफर था कि किसी चीज़ को हासिल करने का मुद्दा ही ये है कि उसे कोई हासिल नहीं कर पा रहा है। अगर वो अटेनेबल है तो उसको फ़ायदा ही क्या है अटेन करने का। वो जो उसकी दूरी है, जो उसकी इम्पॉसिबिलिटी है, वही उसका रीज़न है कि उसको किया जाना चाहिए। तो हाँ, मतलब वही है, चैलेंजेस होते हैं, नो डाउट। थोड़ा सा आपके पीछे चलेंगे, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की आप फैमिली से आते हैं? सेकंड, आपकी जो स्कूलिंग या जो आपकी कॉलेज लाइफ है वो कहाँ पर हुई है? वो भी क्या लखनऊ से हुई है? हाँ, मेरा सब कुछ लखनऊ में हुआ है। लखनऊ से। पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक, उसके बाद मैं पुणे चला गया था। फैमिली बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है। मेरे मम्मी पापा हैं, फादर मेरे सरकारी कर्मचारी थे, मेरी 3 महीने उनकी शादी हो चुकी हैं। एक बीवी है मेरी जो मुंबई में होती है। हाँ सॉरी, वो एक 3 में निकल गया ना। अच्छा। तो बीवी है, और नहीं ऐसा नहीं, एक ही नहीं होती है, अच्छा, एक पता होती है। एक पता होती है। कई लोग को नहीं पता होती है, बट ठीक है। तो खैर मेरी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एक ही है। ओके, फाइन। तो वो भी फिल्म इंडस्ट्री में ही है, और ओके। हाँ, तो हम लोग साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा करने की जिसमें एक ऑथेंटिक वॉइस आर्टिस्ट की आ सके, और आगे आने वाले समय में और भी बड़े प्लान्स हैं जो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होंगे। Just waiting for मतलब that. आपने मतलब लखनऊ में जब आप थे, जब आपकी स्कूलिंग हो गई, आपने कॉलेज अपना ग्रेजुएशन जो क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? मैंने बीबीए किया था, फिर मैंने अच्छा। एमबीए किया, बट आई थिंक पढ़ाई में बहुत कुछ ऐसा मेरा खास वो था नहीं। मैनेजमेंट टू क्रिएटिव, मतलब हाँ, इतना- फिर मैं एडवर्टाइजिंग में गया। एडवर्टाइजिंग में मैं कॉपी राइटिंग कर रहा था। कॉपी राइटिंग करी मैंने 4-5 साल। तो वहाँ से फिर थोड़ा एक नैक डेवलप हुआ कि हाँ अच्छा, राइटिंग
कैसे करते हैं, कैसे बात को पंच में कहना है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आई। और फिर आई शिफ्टेड टू मुंबई एंड देन इट वाज अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। आपके पूरे कह सकते हैं कि जितने आप में रिलेटिव्स हैं या जितने भी आपका सर्कल है, कोई इस फील्ड में है जिसमें आप हैं? मतलब जिससे नहीं आपको नहीं, थोड़ा कोई इंस्पायर आप हुए होंगे, नहीं मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ, या कोई आपका मुंबई में पहले से कोई था गॉडफादर, कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था। कोई नहीं है दूर दूर। हाँ, तो मैं मुंबई इसलिए नहीं आया था कि मुझे करना है। मैं मुंबई इसलिए आया था कि मुझे ये पक्का करना था कि ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा। लोग लेखक नहीं बनते हैं, लोग ये जो ड्रीम्स हैं ये सब नकली होते हैं। बट किसी चीज़ को नकारने के लिए भी तो उसको आपको एक बार लिटमस पे टेस्ट करना पड़ता है। तो मेरे 3-4 दोस्त थे, वो सब हम सब साथ में ही आ गए थे। मतलब वो लोग पहले आ गए थे, फिर मैं बाद में ठीक आया था। आप 4 दोस्त आते हैं? वो ड्रीमर्स थे, मैं पेसिमिस्ट था। अच्छा, लेट्स सी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई आना है, और हमारा वादा हुआ था 10 साल पहले कि हमें ये करना है। मैंने कहा यार वो सब बातें थी भाई, बट उन्होंने खैर मेरे को फोर्स किया, मैं आ भी गया 2-3 महीने के लिए, चलो। बट फिर किस्मत थोड़ा सा अच्छी थी। पीयूष मिश्रा जी एक जो एक्टर हैं, जो राइटर हैं, सिंगर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन कहीं से मेरा कुछ लिखा हुआ उन तक गया और उनको बहुत पसंद आया। तो फिर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया यहाँ फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों से, और फिर उसके बाद 6-7 साल लगे मुझे धीरे 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 जगह बनाने में, और सिलसिला चल रहा है। ठीक है। तो जैसे कि आप कुछ फ्रेंड्स जाते हैं मुंबई और वो ड्रीम लेके, लेकिन आप कहीं ना कहीं ट्राई, मतलब आपका कहना है कि ड्रीम को आप नहीं मानते या ड्रीम पूरे नहीं होते जो मुंबई ड्रीम लेके जाते हैं, तो इस तरीके के आपके थॉट्स रहे हैं? थे। लेकिन अच्छा थे, अब आप बदल चुके हैं। Of course। तो जब आप मुंबई गए तो क्या देखते हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट होती है, अलग अलग तरीके के क्रिएटिव लोग हैं, उन सब के बीच में अपनी एक जगह बनाना, और उस दिन और आज का दिन जब आप देखते हैं, तो इस बीच का ये जो टाइम है, किस किस तरह के जो हर्डल्स होते हैं वो आते हैं आपके सामने? क्या किस किस तरह की प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ होंगे जो मे बी एक ड्रीम लेके बैठे होंगे कि वो मे बी लिखना चाहते हो या एक्टिंग करना चाहते हो, मुंबई जाना चाहते हैं, लेकिन जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या क्या कुछ देखने को मिलता है? अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताएं। आई थिंक सीन जो है पिछले 7-8 साल में बहुत चेंज हो गया। एक राइटर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अच्छी कहानियां बहुत कम हैं, बहुत ही कम है। तो अगर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है तो आपको ज़्यादा भटकना पड़ेगा नहीं। अब तो एक्सेसिबल है सब कुछ इंटरनेट से। आप एक सीरीज़ देखते हो, आप उसमें देख लो कौन क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, कौन क्या है, ईमेल आईडी ले लो, आप उनको अपनी स्क्रिप्ट भेज दो। अगर वो अच्छी होगी तो वो आपके पीछे पढ़ के आपको बुलाएंगे या फिर वो आपसे स्क्रिप्ट खरीदेंगे, अगर वो अच्छी है। बट वो कितनी अच्छी है वो आप कभी, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि दूसरे शहर में रह कर बिना इस कल्चर को समझे, बिना क्राफ्ट को समझे ये सब लिख पाना और क्या बिकेगा, वो जो इनकलकेशन है वो मुंबई में ही होता है। बहुत सारा रिजेक्शन झेलना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है कि क्या नहीं बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है। तब जाके आप वो सारे मीटर करेक्ट करते हो, फिर से खांचे में बैठाते हो अपनी कहानी को, या कोई नई कहानी लिखते हो। वो सब करना पड़ता है, मतलब वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। यू कांट जस्ट लाइक पिन पॉइंट। बहुत आपने जैसे कहा कि कई बार होता है, रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहली स्क्रिप्ट लिखी और वो डन हो जाए, या पहली मूवी जैसे एक्टर की वो हिट हो जाए, ज़रूरी नहीं है। कई बार हम सुनते हैं कि कई बार 8-8 10-10 साल वेट करना पड़ जाता है, किसी को एक एड मिलती है। तो इस टाइम में इस तरह की जब सिचुएशन आती है, तो ऐसे में एक वो पेशेंस बना के रखना, और कहीं ना कहीं खुद में वो एक मोटिवेशन वो बना के रखना कि नहीं नहीं एक दिन आएगा जब कुछ होगा, तो वो कंसिस्टेंसी वो कैसे आप खुद में करते हैं? क्योंकि कई बार होता है ना, क्विट करने का मन करता होगा, नहीं चलो वापस चलते हैं, कुछ कर लेंगे लखनऊ में या कुछ और कर लेंगे, ये नहीं करते हैं। और कई बार हम सुनते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से भी एक डेडलाइन कई सारे बच्चों को मिलती है, आप एक काम करो, 1 साल आप ये करके देखो। कई बार मैं इंटरव्यू करती हूँ तो ऐसा सुनने को मिलता है। तो आपके पास भी पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा था डेडलाइन की, नहीं आपके पास 1-2 साल हैं, कर लो तो कर लो, वरना अदरवाइज आपको डॉक्टर इंजीनियर या कुछ और बना देंगे? नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं था लकीली, बट एक अनसेट प्रेशर होता है। मतलब मम्मी पापा ने कभी ऐसे बोला नहीं कि इतना ही टाइम है, बट यू नो कि भाई ये चल रहा है, ओके अभी नहीं हो रहा है तो कब तक? क्योंकि आगे की भी प्रॉब्लम स्ट्रगल करने में तब नहीं है कि इतना कर लिया है, प्रॉब्लम है कि आगे भी नहीं दिख रहा है, और तुम अंदर तो जान रहे हो ना कि नहीं हो रहा है कुछ, नहीं हो रहा है। तो तुम किस बात का दिलासा दोगे घर वालों को? अगर वो पूछेंगे अच्छा क्या हो रहा है, कितना लगेगा,
तो फिर तुम सोच रहे हो यार अब मैं इनको बोलूँ क्या, ये तो भी कुछ मुझे मुझे खुद नहीं पता 2 साल लगेगा, 2 महीने फिर एक टाइम लगेगा। बाद मैरिज का प्रेशर भी होता होगा हाँ, कि तो मैं वो वो भी सब करनी है टाइम चीज़ें से। चलती हैं, मतलब यार थोड़ा थिक स्किन तो होना ही पड़ता है। अब मुझे लगता है कि यार अगेन एज़ आई सेड ना, वो बहुत एक्सेप्शन है कि देखो लोग हर हर दिन एक ट्रेन भर के आ रही है वहाँ से, लोग हम्म, एक्टर, राइटर आ ही रही है। हम्म, फ़िल्में तो 25-30 ही बन रही हैं, हम्म, तो ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये तो वापस ट्रेन में जा रहे हैं ना। करेक्ट। सो आई थिंक यार ये इसमें सेल्फ इंटेलिजेंस होनी पड़ती है कि यार मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना कर पाऊँगा, कितना मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ ये लड़ाई, और मेरे घर की परिस्थिति क्या है। और दूसरा ये भी कि जैसा कई बार होता है कि लोग ना क्विट कर देते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो क्विट नहीं करते हैं, एक और उनका पेशेंस भी नहीं बना के होता। रहते हैं। बहुत बड़ा एक तबका है हाँ। जो क्विट नहीं कर रहा है, ओके। और मुझे मुझे एक ही चीज़ का बड़ा अफ़सोस होता है कि कई लोग हैं ऐसे, 20-20 साल से मैं उनको मुंबई में देख रहा हूँ, 20-20 साल से, जिन्होंने शायद एक ऐड किया होगा या एक जूनियर आर्टिस्ट किया होगा, या जो उतना क्रिएटिवली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका फेथ कॉन्फिडेंस हिल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है 20 साल में तो यार आपको रियलिटी चेक आ जाता है ना कि अब तो नहीं हो रहा है। लोगों ने क्या किया है, अब नवाज़ ने 17 साल किया है, तो उन्होंने उसको ही मान लिया एक, हम्म, उसको ही कि जब वही उसका हो फॉलो कर सकता रहे है हैं। 17 साल बाद, तो मेरा क्यों नहीं? अरे वो एक्सेप्शन हुआ है ना? अब लॉटरी के चांसेस लाखों में एक होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वो एक को मान के लॉटरी थोड़ी खेलते रहोगे। हम्म, अगर आपका 17 साल में कुछ नहीं हुआ है तो उसके रीजंस तो आप सोचो क्यों नहीं हुआ है। क्या मेरे हम्म, ऑडिशंस अच्छे नहीं है? सडनली ये कास्टिंग का इंटरव्यू हो गया, बट एनीवे अब मुंबई ड्रीम के बारे में बात करें हाँ, कि यार अगर क्रिएटिवली, लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग और एक्टिंग, अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको सिर्फ आप फेथ या होप पे नहीं लटक सकते हो, आपको क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत है कि क्या मेरे ऑडिशंस जो जा रहे हैं या जो मेरा राइटअप बाहर जा रहा है, क्या लोगों को अच्छा लग रहा है, क्या कोई सर्टेन। और एक सेल्फ असेसमेंट भी होता है कि एग्जैक्टली, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या है। एग्जैक्टली, तो वजहें पता होनी चाहिए। हम्म, अब लोग उन वजहों को नकार के वो एक होप का रस्सी पकड़ के धीरे 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 चलते जा रहे हैं, बट आई मीन मतलब एक हु बहुत एम आई बड़ा टू से। तबका है जो ऐसा है मुंबई यही में। तबका है, ये बड़ा तबका है, दिस इज मेजोरिटी, मेजोरिटी इज इन डिल्यूजन। हम्म, ठीक है, अब थोड़ा सा मूवी पर आ जाते हैं। Sure. साबरमती ये जो मूवी है, इसमें क्या खास है, और थोड़ा सा इस मूवी के बारे में आप बताना चाहें, मतलब क्या। मूवी देखिए, अगर मुद्दे की बात करें तो आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और यार ये तो अब देखो अपनी औलाद में क्या अच्छा आदमी बोला, मैंने लिखा है, मतलब। तो आप लोग बताओ देख के। ट्रेलर मैंने देखा हाँ, हुआ है, मुझे मतलब मुझे जनरली लगता है बताऊं, वो मूवी अच्छा है। मूवी की एक बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि मूवी बहुत ऑथेंटिक है। ड्रामेटाइज किया गया है कैरेक्टर्स के लिए, हम्म। फैक्चुअली हमने कुछ भी नहीं छेड़ा छाड़ा है। ओके। और आप, इवन दो इट लुक्स लाइक इट्स अ फिल्म विच इज़ कंट्रोवर्शियल, बट इफ़ यू वॉच इट यू विल गेट टू नो कि उद्देश्य कुछ गलत नहीं है। हम्म, लेकिन अब जब आप 22 साल पुरानी घटना उठाते हो तो अचानक से सवाल तो उठते हैं कि भाई क्यों। हम्म, तो वो क्यों का मकसद यही है कि एक मुल्क अपनी जर्नी को ना रेट्रोस्पेक्ट में जब देखता है, या अपने बारे में आप पीछे देखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो छूट गई। तो वो मेरा करने का रीज़न यही था कि एक तरफ की बहुत बात हुई, एक तरफ की बात नहीं हुई, और जो होनी चाहिए तो लेट्स डू इट। मतलब रात है तो रात है, अभी क्या कर सकते हैं। मैं रात को दिन तो नहीं कहूँगा, दिन है तो दिन है ना। टाइमिंग पे सवाल उठे थे कि नहीं, अब टाइमिंग बहुत लोग बोल रहे थे कि 3 मई, फिर लोगों ने बोला कि ये इलेक्शन के पहले आ गई, तो पहले तो 3 मई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं, जो लोग उधर के हैं उनको समझ में आता है। बाहर में भी जो जनता है उसको लगता है ये सब कुछ ऐसा है वैसा है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता भी है बहुत बार, बट जितना मैं जानता हूँ, मेरे जानने में इस फिल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत ही ऑनेस्टी से बनाई गई है, बहुत ही अच्छे इंटेंशन से बनाई गई है। और बाकी जो भी डिले हुए हैं वो सब लॉजिस्टिकल थे। कभी एक्टर की डेट नहीं होती है, कभी बारिश हो रही है, अब आपका बारिश में नहीं शूट कर सकते। हमारा पूरा जून जुलाई गया ना, आराम तो से है ना, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। कभी टाइम लगता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अच्छा, ये जो आपने ये लिखा, कितना वक्त आपको लगता है एक मूवी लिखने के लिए। ये डिपेंड करता है कि मुद्दा कैसा है। कभी कभी कोई अ, जो फैक्ट पे बनी हुई फिल्म होती है उसमें आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है। जैसे साबरमती में बहुत सारा रिसर्च लगा है,
तो पढ़ने में ही 6 महीने लग गए थे, इतनी मोटी मोटी 3-4 रिपोर्ट्स थी और इतने कम कमीशंस की रिपोर्ट थी। तो एक क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप गलत बिल्कुल, नहीं जा आप सकते। एक भी फैक्ट को गलत नहीं हाँ, बता सकते। अदरवाइज़ ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जो मेरी है, वो अभी बनी नहीं है। वो मैंने 20 दिन में भी लिखी है, पूरी। और ऐसी भी स्क्रिप्ट हैं जो मैंने 8 महीने में भी लिखी है, 9 महीने में तो भी इस लिखी साबरमती लिखने में कितना वक़्त लगा? है। आई थिंक सिर्फ मतलब रिसर्च प्रोसेस मिला के 1.5 साल, पौने 2 साल के आसपास, पूरा 2 ढाई राइटिंग। साल के 2 साल डेढ़ मोटा-मोटा डेढ़ आप पौने 2 साल। 1.5 से 2 साल। क्योंकि उसमें रिसर्च भी इंक्लूडेड है, सब हाँ, कुछ उसमें आपका आ जाता है। ठीक है, तो साबरमती में से कैरेक्टर भी हैं, एक उसमें जर्नलिस्ट हैं जो मैंने जो ट्रेलर में देखा है कि वो पूरा रिसर्च कर रहे हैं उस पूरी स्टोरी पे। तो इसमें मतलब और क्या कुछ ख़ास है? मतलब बतौर जर्नलिस्ट मतलब उसमें और क्या कुछ ख़ास है? खास ये है कि नहीं मतलब जैसे और क्या कुछ दिखाने की या मैसेज देने की क्या थीम, मतलब एक तो है कि गोधरा कांड है, इसके अलावा भी उसमें मतलब कुछ जानना चाहूंगी क्या रखा है उसमें सेंटर में बेसिकली मतलब। दो दो थीम है। एक हमने पूरी जर्नी से एक इंडिया को एज अ हीरो दिखाया, एज अ कैरेक्टर, ओके। कि जो इंडिया था 2002 के पहले का, हाँ हाँ। बहुत ही अंडरडॉग था, बहुत ही डरा हुआ था। हम्म। ठीक है, उसको अपनी कल्चरल, अपनी हिंदी, अपनी जो उसकी अपनी चीज़ें, उसको लेके बहुत एक कॉम्प्लेक्स था, इन्फीरियोरिटी थी, हम्म। क्योंकि इंग्लिश चैनल्स ने डोमिनेट कर रखा था सब कुछ। हम्म। वो बहुत बड़ा माध्यम होता है, जो एक तरीके की सॉफ्ट हाँ पावर मैंने होती है। ट्रेलर में देखा है, जो जर्नलिस्ट होता है एक बहुत ही एक हिंदी शब्द को बोलता है लेकिन उसका सवाल उठता है कि ये ट्रू, कितना टफ है, टेढ़ा मेढ़ा ट्रू, हिंदी क्यों, तो वो ट्रू, कहता है इंग्लिश ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी ट्रू। होती है। तो ये इसको मतलब सेंटर में रखने का क्या पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि ये जो कॉलोनियल हैंगओवर है हमारे ऊपर, हम्म। जैसे अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि यहाँ पे कोई इंसान आए, पूरी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, एक्सेंट में, और वो हिंदी का कोई वर्ड बोले और वो फंबल कर जाए, तो बोलोगे यार क्या क्यूट लग रहा है, अच्छा लगता है ना, अरे हाँ यार हाँ ये हिंदी नहीं बोल पाता है, ऐसे करते हैं ना। हाँ हाँ। कोई आदमी ट्राई कर रहा है इंग्लिश बोलने की और वो हम्म। फंबल करता है, हम उसको सीधे लुक डाउन करते हैं, फंबल हो गया, परसेप्शन थोड़ा फंबल सा। हो गया। तो ये कितनी अजीब बात है, हमारी भाषा तो हिंदी है ना। हिंदी ना आना लाइक प्राउड की बात हो हिंदी जाए। नहीं आना एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो हाँ। तुम्हारे यहाँ पे है वही तुम्हें नहीं आता, और तुम एक, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, बहुत हिंदी पूरे देश की भाषा नहीं है, नहीं। साउथ में नहीं बोली जाती, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबको आ जाए या एक राष्ट्रभाषा ही बना दो या संविधान में लिखो, इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। आई एम जस्ट सेइंग कि जो मेजॉरिटी, चलो नॉर्थ बेल्ट की मेजॉरिटी बात है, करें, बिल्कुल है। नॉर्थ बेल्ट में भी तो यही है ना कि आदमी हिंदी पे प्राउड नहीं है, आप इंग्लिश बोलते हुए तड़तड़ाते हुए आ जाइए और आपकी बात में वजन हो चाहे ना हो, आपको जॉब मिल जाएगा। इवन हमने ये भी देखा है, जैसे बाहर आप स्टडी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 1 साल तो सिर्फ आपको इसलिए देना होता है कि आप वहाँ की पहले लैंग्वेज सीखें। ये हमारे देश में नहीं है। एग्जैक्टली, तो हम चाइना लोग भी तो बिजनेस करता है, हम्म। चाइना तो अपनी भाषा में करता है ना, चलो वो ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स हैं, उनके पास वो क्लाउड है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम भी तो क्लाउड कर सकते हैं ना, हम भी तो बना सकते हैं। सो वैसे ही इस फिल्म का वही हमने जर्नी दिखाई है, कि एक देश था जो ऐसे शुरू करता है, ये हमारा समर जो है वो हिंदी पत्रकार है, उसको उतना तवज्जो नहीं मिलता, और धीरे 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 10 साल की उसकी जर्नी है, एंड देन ही बिकम्स अ हिंदी जर्नलिस्ट, और लोग सुन रहे हैं उसको, विच हैज़ हैपेंड इन रियल लाइफ ऑल्सो। हिंदी पत्रकारिता आज कहाँ पे है, आप 20 साल पहले देखो कहाँ पे थी। तो वो धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है फिल्म से, उसी तरीके से हमारा मुल्क भी खड़ा हुआ, पॉलिसीज़ बदली आज। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, उनका पॉलिटिकल मत कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि एक आवाज़ तो बुलंद हुई है ना हमारी दुनिया में। हमारे इंटीरियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, वो इतना 140 करोड़ का मुल्क है, तो वो तो चलती ही रहेंगी, बट एक सेंस ऑफ प्राउड एंड प्राइड, इट्स वेरी नेसेसरी अपनी चीज़ों को लेकर के। तो आई थिंक उसी को सेलिब्रेट करने की कोशिश है, दैट्स द अदर थीम इन द फिल्म, अपार्ट फ्रॉम द इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड। साबरमती की हमने बात कर ली, लेकिन अगर आपकी जो एक फेमस वेब सीरीज रही है मिर्ज़ापुर, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग देखते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, तो मिर्ज़ापुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से मन में ख्याल आया कि आपको इस तरह की एक कोई वेब सीरीज़ के लिए इसको लिखना है, क्या कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ जो आपको लगा कि इस तरह के आप लिख सकते हैं, क्या रहा था? मैंने मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 लिखा है, सीज़न 1 2 एग्जिस्ट कर रहे थे, ओके। तो प्रोड्यूसर्स को नए राइटर्स चाहिए थे, उनको एक नए डायमेंशन में कहानी को ले जाना था, तो ऑन बोर्ड गए, और फिर एक वो था कि कैरेक्टर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, बट क्योंकि पहले वो कहानी सिर्फ मिर्ज़ापुर
सिटी की थी, मतलब बहुत यूपी में ही थी। हम्म। एक दो जौनपुर वगैरह भी थे, बट उनको कहानी थोड़ी और बड़ी करनी थी जियोग्राफी में। तो फिर हम लोग ने वो जब हमने स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि इसको कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अब वो वेस्टर्न यूपी में जा रही है कहानी, बिहार भी बहुत एक्टिवेट हो गया उस कहानी में, कैरेक्टर्स कुछ मर गए हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स आए हैं। तो जब आप ऐसे मिड वे में जब ज्वाइन करते हो तो बहुत चैलेंजिंग होता है, हम्म। बट ऐसा इक्वली पेइंग ऑल्सो, आई मीन तो मज़ा टफ भी आता लगा है। लिखने में, मतलब क्योंकि जितना मैं आपको जानती हूँ शायद आपको कॉमेडी स्क्रिप्ट भी लिखना काफ़ी पसंद है, और फिर इस तरह की मूवीज़ या मतलब सीरीज़ वगैरह लिखना कितना ये चैलेंजिंग था, क्योंकि वो मिर्ज़ापुर खासकर क्योंकि 2 सीज़न बन चुके थे, फिर तीसरा आपको लिखना है, उन सारी थीम को समझना, बिल्कुल उस तरीके से लाना, ये कितना टफ था? और चैलेंजिंग तो फॉर श्योर रहता ही है जब आप हम्म। किसी और की आवाज़ को कंटिन्यू करते हो, तो आपको बहुत टाइम लगता है उन कैरेक्टर्स की भाषा पकड़ने में, पकड़ने में। क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ बोल रहे हैं। सीज़न 1-2 में उनका एक टोन है, एक डायलेक्ट है, हम्म। एक पर्सोना है जो आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि आप नई आवाज़ से लिखोगे तो कैरेक्टर में जर्क हो जाएगा कि यार ये कैरेक्टर तो ऐसे बात नहीं करता। तो वो एक थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट था, बट क्योंकि मैं यूपी से हूँ और मैंने वो बहुत सारी चीज़ें क्राइम वो बहुत अपफ्रंट देखा है, तो वो साइकी समझने में मुझे थोड़ी आसानी हुई। और रहा उसमें जो ह्यूमर है वो टिपिकल यूपी का एक थोड़ा डार्क ह्यूमर जो है, तो वो अच्छा था, चैलेंजिंग पार्ट था, बट करने में अच्छा लगा था। शो डिड रियली वेल, तो या चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, पूरी बातचीत के लिए थैंक यू, यूपी तक से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो तो मच। आपने हमारे साथ अविनाश तोमर जी, जिनसे हमने बातचीत की है, और साबरमती अभी ये जो मूवी आ चुकी है उनके राइटर हैं, और आप ज़रूर मूवी को देखिए और बताइए कैसी आपको लगी, और पूरी बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।